बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तानी स्पोर्ट्स के हवाले से और ख़ास तौर से जिस तरह हम रोज़ाना बात करते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट का हेडक्वार्टर है गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, वहाँ पे जो है एक बहस चल रही है, एक इस तरह की बातें चल रही है कि कौन होगा PCB का नया चीफ। इत्तलात ये हैं कि एहसान मानी साहब ने माजरत कर ली है कि वो मज़ीद हेड नहीं करना चाहते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और रमीज़ राजा साहब नए कंटेंडर के रूप में सामने आए हैं। आप हमारे शोज़ को फॉलो करते हैं तो यकीनन आपको इस बात की आगाही हासिल होगी कि कल भी हमारे शो में लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया साहब मौजूद थे। उनका भी ये कहना था कि रमीज़ राजा की आमद जो है वो PCB में खुश आइंद होगी। शकील शेख साहब ने भी ये कहा था, और भी जो दीगर हमारे क्रिकेट सर्कल से फ्रेटर्निटी से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो आते हैं, वो यही कहते हैं कि रमीज़ राजा की आमद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में रोशनी की एक नई किरण साबित होगी, क्योंकि इनको एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक बड़ा वसी एक्सपीरियंस हासिल है, साथ साथ एक बड़े डिपार्टमेंट को रन भी कर चुके हैं, हेड भी कर चुके हैं, पाकिस्तान की टीम को भी लीड कर चुके हैं। कमेंट्री के हवाले से इनकी PR जो है वो पूरी दुनिया में बड़ी ज़बरदस्त है। तो रमीज़ राजा की आमद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफ़ी सूदमंद और बेनिफिशियल साबित हो सकती है। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। आज हमारे साथ क्रिकेट से जुड़ी काफ़ी शख्सियात मौजूद होंगी जो इस मौजू को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ होंगी। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। वजीर आजम ने रमीज राजा को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाने की मंजूरी दे दी। एहसान मानी वजीर आजम को एतमाद में लेने के बाद ओहदे से मुस्ताफी हो गए। चेयरमैन PCB बनना मेरे लिए एजाज की बात है। वजीर आजम के एतमाद पर शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मेरे पास कई मंसूबे हैं। चेयरमैन PCB रमीज राजा। वेस्ट इंडीज की कंडीशंस आसान न थीं, फिर भी ओपनर्स की कारकर्दगी वैसी नहीं रही जैसी दरकार थी। कौमी कप्तान बाबर आजम। परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसे हम डिमांड कर रहे थे, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। शाहीन शाह आफरीदी ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। नौजवान फास्ट बॉलर इस साल टेस्ट फॉर्मेट में अब तक सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। कभी कभी मुझे शाहीन शाह हैरान कर देता है। शाहीन शाह बहुत तेजी से सीखते हैं और उनके साथ काम करना भी बहुत आसान है। कौमी बॉलिंग कोच वकार यूनुस। विराट कोहली की नाकामियों का सिलसिला जारी। भारतीय कप्तान को सेंचुरी बनाए 50 इनिंग्स बीत गईं। कराची में पाकिस्तान की पहली गोल्फ लीग की तैयारियां जारी। इवेंट का आगाज 3 अक्टूबर से एयरमैन गोल्फ क्लब में होगा। इंटर सर्विसेज हॉकी चैंपियनशिप के चौथे मैच में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान नेवी की PAF को 5 गोल से शिकस्त। इंजरी का शिकार अमरीकी टेनिस स्टार सरीना विलियम्स US ओपन से भी दस्तबरदार। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज़ देखी और आपने देखा कि वज़ीर आज़म और पैटर्न इमरान खान साहब से रमीज़ राजा साहब की मुलाकात हुई है और उसमें उनको इंदिया दे दिया गया कि नए चीफ रमीज़ राजा साहब होंगे। आज इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर। डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, अपनी उम्दा कारकर्दगी के ज़रिए पाकिस्तान की टीम तक पहुँचे, लेकिन उनको इतने मौके नहीं मिल सके। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम और एक ऐसा रिकॉर्ड जो उनके नाम के आगे दर्ज है, जो कभी भी जो वो ब्रेक नहीं हो सकता। कुछ रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए, लेकिन ये वो रिकॉर्ड है जो कभी भी नहीं टूट सकेगा। पाकिस्तान की वनडे हिस्ट्री के 100वें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर हमारे बहुत ही अपने महमूद हामिद साहब आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। महमूद भाई, आप PNSC में बहुत खेले हैं रमीज़ भाई के साथ, जो आपसे बेहतर कोई रमीज़ राजा को जान नहीं सकता। कैसे सिलेक्शन है, किस तरह की चॉइस है ये? देखिए, रमीज़ भाई का एक अपना एक जिसे कहना चाहिए बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है। और जब इनिशियली हम तो बहुत यंग्स थे जब हम PNSC से खेल रहे थे और रमीज़ भाई उस पाकिस्तान टीम के अंदर थे, और जब वो आते थे तो डेफिनेटली एक डिस्टेंस हमारा मेंटेन हम रखते थे क्योंकि वो स्टार थे उस वक्त। लेकिन उन्होंने बड़ा हमें कॉन्फिडेंस दिया था उस वक्त भी, ख़ासकर मुझे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया था और उनके सामने इनिशियली परफॉर्मेंस भी अच्छी हो गई थी, तो वो बड़ा पॉजिटिव जिसे कहना चाहिए एक यंगस्टर्स को लेकर चले थे। और PNSC में यंगस्टर ही बहुत ज़्यादा थे, जावेद था, सोहेल जाफ़र था, तो इस ये इस टाइप की हमारी जो बैटिंग थी जिसे कहना चाहिए अननोन प्लेयर्स थे, बट अंडर 19 खेल कर वो
PNSC के अंदर आए थे, तो रमीज भाई, मोहसिन कमाल, ये लोग वो उस वक्त स्टार थे, पाकिस्तान टीम में थे, तो इन्होंने बड़ा अच्छा समय सपोर्ट किया था। खासकर रमीज भाई ने ओवरऑल विल्स कप के अंदर बड़ा उन्होंने हमें लेकर चले। तो एक करिश्मा है उनका, बड़ा ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, बड़ी ज़बरदस्त है। आपको कभी डीमोटिवेट मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कभी किया। एक आइकॉनिक फिगर है बिल्कुल, हाँ, कि तुम ये नहीं कर सकते। हमेशा ऑल द टाइम अगर परफॉर्मेंस नहीं भी हुई तो पूछा कि क्यों नहीं हो रही, तो उन्होंने बताया इस तरह करो, इस तरह करो, तो वापस आ जाओगे, फॉर्म जो है वापस आ जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। लीडर क्वालिटी है उनके अंदर, लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। आपने लीडरशिप की बात की, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त लीडर ने जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को रन किया। अपने गुज़िश्ता शो में भी हमने बात की थी कि इन्होंने एक ऐसा कल्चर दिया था कि अगर ये शायद ज़्यादा अरसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रह जाते तो उसके जो असरात हैं, जो उसके समरात हैं, वो एक तवील अरसे तक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट पे नज़र आते। महज 4 साल इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हेड किया, लेकिन उस 4 साल में इन्होंने जो काम किया वो आज भी लोग याद रखते हैं। हालांकि उस बात को भी अब तकरीबन 18 साल बीत चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम अली, और महमूद को भी मेरा बहुत सलाम। वालेकुम सर। तौकीर साहब, आपको हमने इसलिए आज अपने शो में दोबारा से ज़हमत दी है क्योंकि आपने गुज़िश्ता शो में कहा था कि रमीज़ राजा की आमद जो है वो बेनिफिशियल हो सकती है, बहुत सूदमंद हो सकती है। अब आपने शायद वो कबूलियत की कोई ऐसी घड़ी थी कि जब आपने कहा और रमीज़ राजा साहब बतौर चेयरमैन, अब उनका प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी मंजूरी दे दी है। देखो, इसके फायदे तो हैं ही हैं, उसको एडवांटेज है क्योंकि क्रिकेट बोर्ड में रहा हुआ है। वो मेरा सेक्रेटरी था, बात भी मेरा ख्याल अपना शहरियार साहब के साथ भी रहा। फिर खुद क्रिकेटर है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, डिपार्टमेंट क्रिकेट खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। अब कमेंट्री में मॉडर्न क्रिकेट से भी उसकी वाकफियत है। तो मेरे ख्याल में उसके आइडियाज आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे। जब वो पाकिस्तान क्रिकेट को रन करेगा, जब आगे समझेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है, तो फिर पता लगेगा कि कैसे वो उसको अमली जामा पहनाता है। लेकिन इसी ज़मन में अली, मैं एक बात कह दूं कि लोग बहुत तनकीद करते हैं एहसान मानी के ऊपर। एहसान मानी को आप देख रहे हैं, 3 साल के अंदर उसने बड़े चैलेंजेस के साथ ये चीजें करवाई। PSL पाकिस्तान में हो गया, टीमें पाकिस्तान में आनी शुरू हो गई, तो ये इतना कोई आसान काम नहीं था। बहरहाल क्योंकि टीम जीत नहीं रही, इसलिए मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर ने शायद ये सोचा होगा किसी क्रिकेटर को लाए ताकि वो टीम को जितवा दे। अब रमीज राजा टीम को जितवा सकते हैं 2 महीने के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड कप आपका अक्टूबर में है। तो क्या चेंजेस कर पाएगा ये मुझे मालूम नहीं, जब वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। अच्छा, आपका बड़ा एक वाज़ेह स्टांस रहा है करप्शन के हवाले से, फिक्सिंग के हवाले से। अभी PSL में भी जब कुछ प्लेयर इन्वॉल्व थे तो आप उस कमेटी में भी मौजूद थे, हेड कर रहे थे उस कमेटी को जो इंक्वायरी करी थी इस हवाले से। रमीज़ राजा साहब का भी बड़ा क्लियर स्टांस रहा है कि जो लोग भी फिक्सिंग में है, मेरे साथ वो एक शो में मौजूद थे, उसमें उन्होंने कहा कि उन लोगों को जो है वो कमेंट्री भी नहीं करनी चाहिए, उनके कट आउट भी जो है वो स्टेडियम के बाहर नहीं लगने चाहिए। तो आपको लगता है कि अब इस किस्म के प्लेयर्स के लिए रमीज़ राजा साहब की क्रिकेट बोर्ड में आमद के बाद दरवाजे बंद हो जाएंगे? देखिए, उस वक्त कहना और बात है, अभी जो करना है वो और बात है। अब वो देखेंगे वो क्या करते हैं। अगर उसी स्टांस पे रहेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे क्रिकेटर्स को वो नाराज भी करेंगे। लेट्स सी व्हाट डज ही डू। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या चैलेंजेस का सामना होगा रमीज़ राजा साहब को, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक इशू आता है मौजूदा बोर्ड के सेटअप में, कल भी जब आप मेरे साथ मौजूद थे हम बात कर रहे थे और कई शोज़ में हम बात कर चुके हैं कि नदीम खान और जुनैद ज़िया अपनी सी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें वो उसका रिजल्ट उस तरह से नज़र नहीं आ रहा कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को पाकिस्तान की टीम में इंडक्ट किया जाए। वही पुराने प्लेयर्स अभी खेलते नजर आ रहे हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, अमूमन वो प्लेयर हमें नजर नहीं आते। तो आपको क्या लगता है कि चैलेंजेस क्या होंगे रमीज़ राजा साहब के लिए? देखो, सबसे बड़ा चैलेंज तो उसका ये होगा कि पाकिस्तान टीम की जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो करनी है। 2 महीने के बाद वर्ल्ड कप है। अगर तो उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियां की तो फिर मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल में बहुत सारी तब्दीलियां तो वो कर नहीं पाएंगे। दूसरा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एहसान मानी और उसकी पार्टी ने बनाया है। वो मेरा ख्याल जब वो समझेंगे तो वो ये जो मुझे मालूम हुआ है वो एग्जैक्टली इमरान खान की हिदायत के मुताबिक उनका है। उसको ऑब्वियसली टाइम लगता है। अभी तो उनके सारी चीजें ऑन ग्राउंड आ गई हैं। मेरा ख्याल 15 सितंबर से उनका डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन भी शुरू हो रहा है। तो वो उनको पहले तो कुछ टाइम लगेगा समझने के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट से वो मेरा ख्याल पिछले 15-20 साल से वैसे दूर है, क्रिकेट से दूर नहीं।
लेकिन समझने में टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारी तकरीरियां उनको करनी पड़ेंगी, कुछ लोगों को देखना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, सॉरी सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन मुझे ब्रेक पे जाना है। लेकिन कुछ चीजों को तो वो पहले से ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, कुछ प्लेयर के लिए वो पहले से कह रहे हैं कि अपना अच्छा टाइम गुजार चुके हैं। सीनियर प्लेयर्स पे भी तलवार लटकती नजर आ रही है, कुछ जो स्पॉट फिक्सिंग में या और इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उन पे भी तलवार लटकती नजर आ रही है। तो आपको लगता है कि रमीज राजा का जो ऑरा है, जो उनकी पर्सनैलिटी का कैरिज्मा है, वो इन सब के लिए मुश्किलात पैदा करेगा? देखिए मुश्किलात तो डेफिनेटली होंगी, लेकिन जहां तक लोगों को सिलेक्ट करने का ताल्लुक है वो देखें चीफ सेलेक्टर के साथ भी इनको मिल बैठना होगा। कोच भी है, कप्तान भी है, उनके कोच से भी तो खुश नहीं है वो। कोच को भी माजी में कह चुके हैं कि मिसबा की कोचिंग से भी वो थोड़े नाला नजर आए। देखिए वो जब आएंगे, अब मुझे नहीं मालूम उसका कि लीगल एस्पेक्ट क्या है कि उनके कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो उसको वो सब कुछ देख के ही फैसला करने पड़ेगा। जल्दी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ मौजूद थे और आपने टाइम निकाला रात के इस पैर जी स्पोर्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपको क्या लगता है, जो तौकीर साहब से मैंने क्वेश्चन किया कि रमीज राजा साहब के साथ आप वही बात आ जाती है कि आप बहुत क्रिकेट खेले हैं, आपने बहुत उनके साथ टाइम स्पेंड किया, आपको क्या लगता है कि जो वो कहते थे कि आप बोर्ड में आके भी ऐसे ही होंगे? आई थिंक मेरे ख्याल से जो वो उन्होंने पास में जो बातें की हैं, अब टाइम यही है कि जो आपने बात की है इम्प्लीमेंटेशन का टाइम अब आ गया, क्योंकि बॉल आपके हाथ में आ गई है। अब आपने जिस तरह उसको लेकर चल रहे हैं, तो आप जो कहते थे वो आप इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। तो इम्पोर्टेंट सी यही सारी चीज़ें। मैं जितना रमीज भाई को जानता हूँ, रमीज भाई एग्रेसिव किस्म के आदमी में जीतना चाहते हैं। बेसिकली वो बैकफुट पे नहीं खेलना चाहते, फ्रंट फुट पे हमेशा से वो खेलना चाहते हैं कि जीत के लिए जाओ। जब वो लीडर थे कैप्टन, एज ए कैप्टन, तो जीत के लिए खेलो, ड्रॉ श्रॉ की वो बात नहीं करते। तो वो एक तरफ मिसबा के लिए हाँ जरूर डेफिनेटली मुश्किल आ सकती है, क्योंकि मिसबा हफीज है, शोएब मलिक है। नहीं, मिसबा की जो अप्रोच है ना एज ए कोच, वो बड़ी डिफेंसिव कोच है। मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी डिफेंसिव है। तो अगर आप उनको खेलते हुए भी देखते थे, जब भी उनकी पर्सनैलिटी इसी तरह की थी, तो अभी एज ए कोच भी पर्सनैलिटी उसी तरह है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर तो कुछ लोगों के लिए मुश्किल डेफिनेटली जरूर आ सकती है। और जैसे उन्होंने टेंटेड प्लेयर के लिए कहा, तो मैं तो हमेशा से यही बात करता हूं, कभी मैं फेवर में बात नहीं करता, चाहे कोई भी प्लेयर हो। टेंटेड प्लेयर अगर है, उसने कुछ किया पाकिस्तान के लिए गलत, तो वो फिर पाकिस्तान टीम में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उसके कट आउट भी नहीं होने चाहिए, कहीं भी उसको इस तरह की चीज नहीं मिलनी चाहिए। तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम खराब किया। तो ये चीजें जो है, अब आपके पास टाइम आ गया है, आपके पास जो है पावर आ रही है, तो आप इंप्लीमेंट करें। यहाँ पर दिखाना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर आप कितने स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे कितने स्ट्रॉन्ग है दिखाना पड़ेगा। तो हमने बात की टेंटेड प्लेयर की, लेकिन एक जो एक वीडियो क्लिप है रमीज राजा साहब का, वो भी काफी वायरल हुआ। और अब पता चलेगा कि आया वो किसी को इंग्लिश बोलना सिखाएंगे या खुद क्रिकेट खेलना सीखेंगे, क्योंकि इस बोर्ड में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो माजी में कहते रहे कि आप सिर्फ एक इंग्लिश के टीचर हो सकते हैं, क्रिकेट आपके बस की बात नहीं है। और जिसके बस की बात क्रिकेट नहीं है, वही अब क्रिकेट बोर्ड का चीफ हो गया। तो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो है वो बनने के लिए जा रही है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं रमीज राजा साहब की उस तकर्रुरी के हवाले से कि उनकी आमद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में किस हद तक सूदमंद साबित हो सकती है, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। हम बात करते हैं रमीज राजा साहब की। आप जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि आपको लगता है कि एक और जो बड़ा उनके लिए चैलेंज होगा वो होगा डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि जब वो PNSC में भी थे, जब आपके साथ खेलते थे, जब भी कई क्रिकेटर्स को उन्होंने रोजगार दिलवाया, जिस तरह आपने बात की, मुझे याद है उस वक्त मताहिर शाह आपके साथ खेलते थे, मोहसिन इसाक खेलते थे, सोहेल मियादाद थे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट से या क्लब क्रिकेट से निकल के सामने आए। फिर उसके बाद जब वो अलाइड बैंक में गए, एक बड़ी मजबूत टीम अलाइड बैंक की बनाई, तो आपको लगता है डिपार्टमेंटल क्रिकेट का दोबारा से शुरू करना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा? एब्सोल्युटली, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही उनको लेकर आ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ही चाहते थे कि जो है वो रीजन्स की क्रिकेट हो, शहरों की क्रिकेट हो, तो वो इम्प्लीमेंट तो हो गई है। अब बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए कि वापस रिवाइव कराना डिपार्टमेंटल क्रिकेट को। आई थिंक मेरे ख्याल से जो पिछले लोग थे उन्होंने शायद उसको गलत सोच रखा। अगर वो पैरेलल अगर चले, अगर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खिलानी थी तो डिपार्टमेंट की एक पैरेलल क्रिकेट कराते रहते
तो वो एक रोजगार चलता रहता है लड़कों का, वो बेरोजगार नहीं होते। लेकिन बोर्ड ने उस तरह का काम नहीं किया, उन्होंने एकदम ही हर तरह की क्रिकेट डिपार्टमेंट से खत्म कर दी। मेरा ख्याल था कि उस वक्त अगर आइस देखिए कोई भी चीज़ नई शुरू करने से उसके रेप्लिकेशंस बहुत आते हैं, टाइम लगता है उसको फिर फलने फूलने में। तो मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता करके जब आप करते तो जब आपकी रीजन क्रिकेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती तो फिर आप वो जो है वो ख़त्म कर सकते थे। लेकिन आपकी अभी रीजन क्रिकेट इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है। तो मैं हमेशा बात जो करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट को तो ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी पाकिस्तान की क्रिकेट, अगर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी हो जाए, आप उसको अहमियत देना शुरू कर दें, आप डोमेस्टिक क्रिकेट को, आप वहाँ के परफॉर्मर को आप लेकर आते हैं। अब मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ आपको, फवाद आलम डोमेस्टिक क्रिकेट में उसने अंबार लगाए रन के, आज वो पाकिस्तान टीम का एक सुतून है। अब उस आपको पता चल रहा है कि ऐसी कंडीशन के अंदर जहां वेस्ट इंडीज में 2 रन पे 3 आउट थे, वहां पर इतनी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेलना, तो वही प्लेयर खेल सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसने इतनी लंबी क्रिकेट खेली हुई हो, डोमेस्टिक क्रिकेट का तजुर्बा हो। मैं किसी प्लेयर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बड़ी ज्यादती करते हैं आप कि एक मैच खेलने वाले अब्दुल्ला शफी को आप टूर के ऊपर लेकर चलते हैं सिर्फ लाइकिंग के ऊपर। तो ये इसी तरह तो पाकिस्तान क्रिकेट खराब होती है कि आपकी आंखें, आपने देखा कोच ने कि यार ये मुझे अच्छा लग रहा है, चाहे खेला हो नहीं खेला हो, आपने टीम में डाल दिया। यार उसकी बैक पे परफॉर्मेंस देखो, उसने किस कंडीशंस में रन्स किए हैं, क्या करता रहा है वो, तो फिर आप किसी को प्लेयर को जज कर सकते हो ना। लेकिन यहां पर ये नहीं होता। तो अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रांग कर लेंगे, मैं समझता हूं रमीज भाई को ये करना चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट को और स्ट्रांग करें और उनको अहमियत दें, वहां के परफॉर्मर को लेकर आए पाकिस्तान टीम में, तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान टीम बहुत तरक्की करेगी। और महमूद भाई डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त मुझे एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जिन्होंने पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने जिस ग्राउंड को अपने अंडर कंट्रोल लिया, उस ग्राउंड को आज भी पाकिस्तान के चंद बेहतरीन ग्राउंड में से एक कहा जाता है। उसके पिच को पाकिस्तान की बेस्ट पिचेस में से एक शुमार किया जाता है। कई ऐसे प्लेयर के जिनको उनका रीजन क्रिकेट नहीं खिलाता था, उन्होंने अपने रीजन से खिलाने का सिलसिला शुरू किया। हसन अली की हम बात कर लें, आबिद अली की बात करें, शान मसूद की बात करें, बाबर आजम की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जो उनके रीजन से खेलना शुरू हुए। और अगर मैं माजी में थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं तो मुझे याद है कि अयाज जिलानी को पहली मरतबा इस्लामाबाद ने अपने रीजन से खिलाया था। एक सिलसिला शुरू हुआ था कि एक दूसरे रीजन के प्लेयर को अपने रीजन से खिलाने का। तो ऐसी एक शख्सियत ने मुझे ज्वाइन किया। इन्होंने मुझसे पहले भी गुज़िश्ता शो में कहा था कि रमीज़ राजा की आमद जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी और उनकी आमद से पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की जानिब गामजन होगी। शकील शेख साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। शेख साहब, आपका इंट्रोडक्शन इतना बड़ा है कि मेरे प्रोग्राम का वक्त कम पड़ जाता है, आपका इंट्रोडक्शन खत्म नहीं होता। नहीं, मेहरबानी है आपकी। अच्छा, मैंने सुना इस्लामाबाद में मिठाइयाँ खत्म हो गई, दुकानों पे ताले लग गए सरे शाम ही, क्योंकि आपके लोगों ने जो एहतजाज किया, जो मुजाहरा किया, जो खुशी, जो सेलिब्रेशन नजर आई है, वो किसी शहर में और नजर नहीं आई है। नहीं, सेलिब्रेशन थी, ये बड़ी शानदार किस्म की सेलिब्रेशन थी। तो हमारे पिंडी इस्लामाबाद में हुआ है, बच्चों ने बड़ी खुशी मनाई है कि रमीज राजा साहब जो है वो चेयरमैन आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब बच्चों को ना बहुत उम्मीद हुई है, और यहाँ ना सिर्फ यहाँ पे हुई है बल्कि गुजरांवाला में भी हुई है, कल लाहौर में भी बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में ना ये इंडिकेशन है, जुबान खुल को नकारा खुदा समझो, कि भाई अब ये सूरत हाल ये है कि सारी कौम जो है ना वो रमीज राजा को वेलकम कह रही है। रमीज राजा साहब का एक बड़ा नाम है, आपको पता है, इंटेग्रिटी उनकी बड़ी हाई है, ऑनेस्ट है, कोई उन पे उंगली नहीं उठा सकता। और इस्लामाबाद में ये है, मैं आपको बताऊं कि रमीज राजा साहब इस्लामाबाद से भी खेले हुए हैं। ये मेरा ख्याल है कि माजिद खान साहब का दौर होता था तो यहाँ से आगे खेलते थे, रेगुलर यहाँ के विजिटर भी थे, और बड़े उनकी याद अल्लाह है इस्लामाबाद के साथ। तो मैं तो देखें, जो मेरी जाती बात है, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि रमीज राजा इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और इमरान खान साहब ने बड़ा सही चॉइस की है कि रमीज राजा साहब को ये मौका दिया है, और उन्होंने कह भी दिया है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को मतलब है कि उसका फेस चेंज करना चाहते हैं। मगर आप ये देखें, ये जो आज पिंडी इस्लामाबाद, गुजरांवाला, नुमान भट्ट साहब के यहाँ या सभी अजहर के यहाँ या हमारे डायमंड क्लब में हुआ है, ये सेलिब्रेशन थी। और मैं तो लोगों को कहूँगा कि मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएं, सिर्फ जिंदाबाद के नारे लगाएं। जो आ गया है वो ठीक है,
जो उनका दौर था वो मैंने पहले कल भी बताया था कि एक स्याह दौर था एहसान मानी का, और अभी तो जो बोर्ड में है आपको पता है कि काफी लोग परेशान हैं क्योंकि आपने गलतियां बहुत की हैं, ना सिर्फ गलती की डेलिब्रेशन की है, आपने रिवेंजफुल क्रिकेट पॉलिटिक्स की है इस मुल्क में। अच्छा शेख साहब ये बताइएगा कि अभी मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब मौजूद थे, उनसे भी मैंने सवाल किया था कि वो बड़ी आवाज़ उठाते रहे फिक्सर के खिलाफ अपने यूट्यूब के शो में। खुद मेरे साथ जो उन्होंने शो किया था जी स्पोर्ट्स में, उन्होंने उसमें कहा था कि कटआउट्स नहीं होने चाहिए उन प्लेयर के जो फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहे, कमेंट्री में उनको नहीं होना चाहिए और बिल्कुल क्रिकेट से उनको दूर कर देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस किस्म के जो लोग हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे, पाकिस्तान का नाम उन्होंने ख़राब किया, आपको लगता है कि उनमें जो है वो परेशानी की लहर दौड़ गई होगी? यकीनी तौर पे दौड़ी होगी, नहीं दौड़ी तो दौड़नी चाहिए। उनके यहाँ एक टेरर होना चाहिए। मेरे ख्याल से जितने भी लोग फिक्सर थे, हेलो जी आवाज़ आ रही है आपकी, जितने भी लोग फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे या क्रिकेट की बदनामी में इन्वॉल्व थे, किसी भी लेवल पे, किसी भी जगह पे कोई भी इन्वॉल्व था, चाहे वो ऑर्गेनाइजर था, चाहे वो क्रिकेटर था, इनको खेल से दूर कर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मुझे किसी का नाम अच्छा, कुछ ऐसे प्लेयर्स की कमबैक की बात भी हो रही है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही, किसी फास्ट बॉलर को कमबैक करा लो, और माजी में वो भी टेंटेड रहा है। नहीं, मैं आपको सिंपल बात कर रहा हूँ कि जो भी फिक्सिंग में इन्वॉल्व है, चाहे वो माफी मांगी है नहीं मांगी, उनको साइडलाइन कर देना चाहिए। और रमीज राजा साहब की रेपुटेशन भी यही है, ये कौम की आवाज है, ये डिमांड है कि उनको साइडलाइन। देखिए मैं आपको रमीज राजा साहब को बताऊं, जब आपने जनरल साहब का हवाला किया है, ये डायमंड ग्राउंड का इफ्तिताह इसके पवेलियन का जनरल साहब ने किया, जनरल तौकीर ज़िया साहब ने किया था, और उनके साथ उस वक्त मुझे याद है कि 2 एडवाइजर थे उनके, रमीज राजा साहब थे और आमिर सुहेल साहब थे। एक बहुत बड़ा फंक्शन भी यहाँ पे हमने किया था। तो हमारे लिए तो रमीज राजा साहब ना एक वो मसीहा सा बन के आए हैं सारे क्रिकेटर के लिए। फिर हमारी जो मूवमेंट है तरीके बहाली क्रिकेट और एसोसिएशन, उसने भी वेलकम किया है। और पाकिस्तान में जितने स्टेक होल्डर हैं, जितने क्रिकेटर्स हैं, हर आदमी ने इनकी आमद को जो है वो बड़ी खुशदिली के साथ वार्म वेलकम किया। अब जाते जाते मुझे ये बताइएगा कि अब इनके लिए चैलेंजेस क्या होंगे, क्योंकि आप क्रिकेट बोर्ड से भी वाबस्ता रहे, क्रिकेट जर्नलिज्म से भी आप वाबस्ता हैं, क्लब क्रिकेट को भी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर भी हैं। बड़े मेजर चैलेंजेस रमीज राजा साहब के लिए हैं क्या कि जो वो पूरे करें और हम सबकी तवक्कात पे पूरे उतरें? देखिए 4-5 चीजें जो है ना, पहले तो एक चीज है जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि पाकिस्तान टीम को दुनिया में नंबर 1 करना है, वर्ल्ड बीटर बनाना है। ये सिंपल सी बात है। इसके अलावा ये करना है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को बिल्कुल साफ करना है, इससे पॉलिटिक्स को दूर करना है, और जो इलेक्टेड एसोसिएशन जमहूरियत को वापस लाना है। मुल्क में जमहूरियत है लेकिन क्रिकेट बोर्ड में 3 साल से जमहूरियत नहीं रही। इसके अलावा ये है कि क्लब क्रिकेट को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना है। और दूसरी बात यह है, जितनी ये इंटर्म कमेटियां लगी हैं इसमें करप्ट लोग आए हैं, फेवरेटिज्म हुआ है। और चौथी बात यह है कि पीसीबी में जितनी अपॉइंटमेंटें हुई हैं ये सिफारशी लोग आए हैं, हब ऑफ सिफारिश था ये पीसीबी बना हुआ। इन सारों को, और डेड वुड्स थे, ये लंबी तनख्वाहें ले रहे थे और कोई काम नहीं कर रहे थे। इन सारों को फारग करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंसिस को भी पीसीबी के स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है, फाइनेंसिस को भी स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। शकील शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें लेना होगा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान की कारकर्दगी पे बात करेंगे, पाकिस्तान की बैटिंग पे बात करेंगे, और साथ साथ मुसलसल जो विराट कोहली की नाकामियां इस पे बात करेंगे अपने गेस्ट महमूद हामिद साहब से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे रमीज राजा साहब की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आमद के हवाले से। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान हालिया ख़त्म होने वाली सीरीज़ के बारे में, कि जहाँ पे फवाद आलम ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और उन्होंने चेतेश्वर पुजारा का जो था रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया, जो उन्होंने 24-25 सेंचुरीज 24-25 टेस्ट मैचेस में 5 सेंचुरी बना के उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया फवाद आलम ने। और इस तरह अब एशियन रिकॉर्ड जो है वो अब फवाद आलम के पास मौजूद है। लेकिन ये 5 जो सेंचुरी थी 5 मुख्तलिफ ममालिक के खिलाफ बनाई गई, और साथ साथ शाहीन शाह आफरीदी ना सिर्फ आखिरी टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच रहे बल्कि मैन ऑफ द सीरीज भी करार पाए। पाकिस्तान की ओवरऑल कारकर्दगी को किस तरह देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ज़्यादा मजबूत थी, ये रिजल्ट आप समझते हैं कि गो के सीरीज ज़रूर इक्वलाइज हो गई, लेकिन 2-0 जीतना नहीं चाहिए था पाकिस्तान को? एब्सोल्युटली थोड़ा सा अनलकी रहे पिछले मैच के अंदर, पहला टेस्ट मैच जो था और लास्ट विकेट जो आउट नहीं हुए और रन्स कर गए। लेकिन ओवरऑल क्रिकेट अच्छी खेली। बॉलिंग साइड पाकिस्तान ने बहुत फास्ट बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलिंग थी। कैचिंग इमरान
आउटस्टैंडिंग कैचिंग उसने जो की है स्लिप के अंदर, बहुत अच्छे कैचेस किए, लेकिन वो अभी भी बैटिंग में आपके पास आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ओपन में आपको साथ प्रॉब्लम है, एक जिसे कहना चाहिए सी ऑफ नहीं कर पा रहे आप नया बॉल के ऊपर, अर्ली विकेट्स ओपन गिर में जाते प्रॉब्लम है या हैं। टॉप ऑर्डर में, क्योंकि अजहर अली भी कुछ नहीं कर पा रहे। वो जब ओपन में प्रॉब्लम आती है तो वन डाउन के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर बिल्ड हो जाता है, तो अजहर अली की वो फॉर्म वो भी नज़र नहीं आई है, तो सारा प्रेशर जो है वो बाबर आजम के ऊपर आ रहा था, फवाद आलम के ऊपर आ रहा था, फिर नीचे रिजवान के ऊपर वो प्रेशर डेवलप हो रहा था। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ थी कि ये लड़के फॉर्म के अंदर थे, तो इन्होंने टीम को संभाला दिया है। जो पार्टनरशिप फवाद आलम की और बाबर आजम की लगी है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है उन दोनों ने। उन्होंने बताया है कि टेस्ट में क्रिकेट कैसे खेली जाती है, कि जहां पर गेम सीम हो रहा हो, जहां स्विंग हो रहा हो, तो किस तरह टाइम को गुजारना चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है जो है वो आपका टेम्परामेंट का है कि आप कितने टेम्परामेंट के साथ, वो टाइम उन्होंने बड़ा किल किया उस वक्त। पाकिस्तान के 2 रन पे 3 आउट हो चुके थे और उन्होंने वो टाइम किल किया, उसके बाद उनको बॉल्स मिले और उन्होंने अपने सिलेक्टिव शॉट्स पे रहे कि कहाँ शॉट मारने हैं। वो कट और पुल के ऊपर तैयार थे, आगे पे वो छोड़ रहे थे और बिल्कुल बैट को करीब खेल रहे थे, तो बहुत ज़बरदस्त ये इनिंग बताती है, ये सिखाती है लोगों को कि किस तरह खेलना चाहिए प्रेशर के अंदर। तो ये चीज़ें हैं और मेरे ख्याल से अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अभी जैसे बात हो रही थी कि इमरान खान साहब का विजन है कि पाकिस्तान टीम नंबर 1 पे आए, कैसे आए, ये चीज़ जो लोग लगते हैं वो करेंगे ना कि पाकिस्तान टीम आएगी कैसे। सिंसियरिटी, सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अगर सिंसियरिटी के साथ सिलेक्शन करेंगे, आप जो है 19-20 देके चलता है। डेलिब्रेशन जो है वो खतरनाक चीज़ है कि डेलिबरेटली मैं अली सलमान को ड्रॉप कर रहा हूँ कि मुझे पसंद नहीं आ रहा शक्ल इसकी, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, अली सलमान की जगह ये प्लेयर इसमें थोड़ा सा ये फील्डिंग अच्छी कर लेता है, ठीक है, ये मुझे 1-2 कैच अच्छे करके दे देगा तो इससे एडवांटेज होएगा, साथ में एक बॉलिंग भी कर लेता है, तो ये एक डिफरेंट ओपिनियन आ जाता है प्लेयर्स का। लेकिन कुछ लोग हमारे यहाँ तो नजर आता है ना कि डेलिब्रेशन के साथ लड़का बाहर हो रहा है और सिर्फ लड़के नहीं बल्कि कोचेस भी बाहर होते हैं। महमूद भाई ने और जबरदस्ती कुछ लड़के पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल किए चले जा रहे हैं, जिनका कोई ना खेलना ना कुछ, वो ट्रैवल किए चले जा रहे हैं। हिस्ट्री रही है पाकिस्तान में, माजी में भी ऐसा रहा। और इस तरह महमूद भाई बात कर रहे हैं कि 2 रन पे 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट थे, तो जब आप शोज करते हैं, मीडिया से इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत सारे लोगों से आपकी बातचीत भी होती है। जब पाकिस्तान के 2 रन पे 3 खिलाड़ी आउट थे, तो उस वक्त शेब हबीब साहब जो फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा था कि बाबर आजम और फवाद आलम इन दोनों में से कोई एक बड़ी इनिंग खेलेगा और 100 से ज्यादा रन स्कोर करेगा। और फिर फवाद आलम ने, सबने देखा कि उन्होंने एक बड़ी इनिंग खेली और सेंचुरी स्कोर की। आप बात कर रहे थे अभी डोमेस्टिक क्रिकेट की, हसन अली भी डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, तो जो वो टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, हसन अली ने बड़ा, मैंने खुद मैं कमेंट्री कर रहा था, मैंने खुद हसन अली को देखा, उसका पैशन देख रहा है कि उसने कमबैक कैसे करना था। इनिशियली इतने टेस्ट क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग, लेकिन उसने एक पूरा सीजन खेला और वहां पर उसको पता चला कि मुझे आउट कैसे करने, तो वहां सीख के वो जब आया तो एक डिफरेंट प्लेयर नजर आया आपको। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, आप प्लेयर्स को ले सकते हैं, अच्छे प्लेयर्स को। हमारे यहाँ तो देखे ना, 1000 रन कर दिया, अब तो 1000 रन करने वाले प्लेयर वो होते हैं 400-300 रन के ऊपर। एक मैच खेला हुआ, 100 किया हुआ है पाकिस्तान टीम के अंदर, उसका जब डेब्यू हो जाता है तो वो तो खैर क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल ही खत्म। अच्छा, मैं वक्त थोड़ा सा महदूद ही बताएं कि इस तरह टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का फेल हो रहा है, यूनुस खान की कमी क्या महसूस हो रही है पाकिस्तान को, या आपको लगता है कि यूनुस खान के बगैर मामला सही चल रहे हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि किसी के आने जाने से कोई इतना कोई फर्क पड़ रहा है। बैटिंग कंसल्टेंट थे ना, बैटिंग कंसल्टेंट थे, तो उस वक्त भी बैटिंग कौन सा आपकी बहुत तगड़ी बैटिंग कर रही थी। देखें, आप बता सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन करना उन प्लेयर्स का काम होता है कि किस तरह उनको करना है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा था कि वो प्लेयर्स इतना अच्छा इम्प्लीमेंट कर रहे थे कि अगर यूनुस खान जो उनको बता रहे होंगे, आई डोंट थिंक सो कि मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता कि आपके किसी बहुत ज़्यादा, देखिए थोड़ी इस लेवल ऑफ क्रिकेट के अंदर छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, निकल्स आपको बताए जाते हैं कि यार तुम ये गलती कर रहे हो। ये चीज लगता है इनिशियली ये लगता है कि एक बैटिंग स्टाइल है महमूद हामिद के बैटिंग करने का, एक अली सलमान का बैटिंग का अंदाज है, एक तरफ यूनुस खान बता रहे हैं, एक तरफ मिसबा भी, जाहिर सी बात है बैट्समैन तो है ना वो, मिसबा बता रहे हैं, फिर यूसुफ को भी आप कैंप में इंडक्ट करते हैं, तो ये जो मिक्स प्लेट बन गई है, इसने भी प्लेयर्स को डैमेज किया है। एब्सोल्युटली, हर एक का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है, खेलने का अंदाज डिफरेंट है, और कोई एग्रेशन से खेलता था, कोई बॉक डाउन होके खेलता था, समझे ना।
तो हर एक का एक डिफरेंट अंदाज है, बताने का भी बड़ा डिफरेंट अंदाज है कि बताते आप किस तरह हैं। देखिए खेलना एक डिफरेंट है, कोचिंग करना एक डिफरेंट है कि मैं अगर आपको बता रहा हूं, आप मेरे से सीरियस, आप मेरी बात समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे, अगर आप छोड़ रहे हैं ऐसे ही निकल रहे हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये फिर दूसरा प्रेशर दे रहा है, इसकी नहीं सुनो मेरी सुनो। प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है कि आपने उसकी जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, देखें टेक्निक तो आप नहीं ठीक सकते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट में जाके उसकी टेक्निक ठीक करना है, आपने निगल्स कर जो होते हैं उनको दूर करना होता है कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। गलती के ऊपर आपने कमांड करवाना था, उसके ऊपर आपने उसको प्रैक्टिस करानी है। ये मैं समझता हूं। गलतियों की बात की दोस्तों, इंडिया की टीम जिसको हम बहुत बात करते हैं कि इंडिया की बैटिंग बड़ी मजबूत है, बड़ा बैटिंग का पावर हाउस है, लेकिन हमने देखा कि इंग्लैंड में किस तरह से वो नाकाम हुए, 78 रन पे आउट हो गए। फिर विराट कोहली ने आखिरी जो 100 इनिंग्स खेली उसमें कोई उन्होंने 100 स्कोर नहीं किया। आपने टॉप स्टोरीज में भी, हेडलाइंस में भी देखा। क्या लगता है आपको कि इंडिया की बैटिंग क्यों एकदम से कोलैप्स कर गई? खासतौर से विराट कोहली और बाबर आजम का कंपेरिजन हम तकरीबन हर गेस्ट से ही पूछते हैं, लेकिन 100 भी नहीं किए उन्होंने आखिरी 100 इनिंग्स में। उसने बड़े परफॉर्मेंस करे, सॉरी 50 इनिंग्स में, 50 इनिंग में। हाँ। विराट ने बड़े मैचेस जिताए इंडिया को अपनी बैटिंग से, सिंगल हैंडेड मैचेस जिताए हैं। समा हो जाता है। देखें कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं उनके 30-40 रन जो है ना वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं, या 30-40 रन इसका मतलब नाकाम है। हमारी टीम में 30 रन वाला तो खेलता ही रहता है ना, तो इनके लिए ये प्लेयर्स ऐसे हैं, इनका जो है कि वो 100 ही करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस नजर आएगी, उनकी 50 की भी परफॉर्मेंस नजर नहीं आती, क्योंकि उन्होंने इतनी हाईली परफॉर्मेंस की हुई है। ऐसे 100 करके 150 करके मैचेस जिताए हुए इंडिया को, तो ये बड़ा फर्क आ जाता है। हम देखें विराट कोहली को इसी तरह देख रहे हैं, उसने 30 भी करेगा और फेल हो गया, 50 भी करेगा तो वो मजा नहीं आ। तो ये हमारी सोच आ गई है प्लेयर्स की। हालांकि नासिर हुसैन ने भी कहा है कमेंट्री में गावस्कर को कि बेस्ट इस वक्त ये करंट टीम है, जो करंट टीम है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी हम देखते हैं इस तरह कभी 36 रन पे आउट हो जाते हैं, कभी 78 पे आउट हो जाते हैं। कोलैप्स क्यों कर जाती है इंडिया की टीम? नहीं, कोलैप्स तो कभी भी हो सकती है टीम, लेकिन ठीक है इतने बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। होता है कि आपकी टीम एकदम कोलैप्स होती है, एक वो जो टाइम होता है, जो जैसे अगर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर वहाँ एक विकेट और गिरती तो पाकिस्तान का भी ये हाल होना था, 60-70 रन पे पाकिस्तान आउट हो जाना था, जिस तरह बॉल सीम हो रहा था। वो टाइम होता है कि आपका कोई बैट्समैन सरवाइव कर जाए, उसमें लक भी बहुत काउंट कर रही होती है, प्लेन मिस हो रहा होता है, बीट हो जाते हैं आप, इसमें लक का भी बहुत काम होता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो टाइम ही ऐसा हो जाता है कि पूरी टीम आउट हो जाती। तो इस वक्त बैड टाइम चल रहा है उनका, लेकिन मैं इस तरह के वो प्लेयर हैं कि वो बहुत जल्दी, क्योंकि फॉर्म जो है वो जो क्लास परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्परेरी, फॉर्म तो टेम्परेरी। इस तरह भी आप बात करें वेस्ट इंडीज की, तो सेम इंडिया भी जो जीता है मैच आखिरी, जिस तरह सिराज ने बैटिंग की है, जिस तरह से उनके टेल एंडर्स ने बैटिंग की है, शामी ने जो बैटिंग की, उसके जरिए जो है वो इंडिया ने कमबैक किया था उस टेस्ट मैच में। तो थ्रू आउट अगर हम कहें सीरीज में तो लड़खड़ाती हुई बैटिंग नजर आई है इंडिया की। नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है कि बैट्समैन जो है वो नीचे वाले ज्यादा उन पे प्रेशर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल वो टेस्ट मैच भी बड़ा जबरदस्त टेस्ट मैच हुआ है, जिस तरह से बॉलिंग जबरदस्त बॉलिंग की है। लेकिन क्रिकेट देखने का मजा आ रहा है कि क्रिकेट बहुत अच्छी हुई है। तो इसी तरह मुझे ये वेस्ट इंडीज वाला मैच जो है इसमें बहुत मजा आया, जिस तरह हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की है, अब्बास की जो बॉलिंग थी, शाहीन की जो बॉलिंग थी, वो आउटस्टैंडिंग नजर आ रहा था कि एक चैनल बॉलिंग हो रही है कि मुसीबत डाली हुई। ठीक है, और हमें आपकी गुफ्तगू में हमेशा बहुत मजा आता है। हमारे साथ आज थे महमूद हामिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद भाई, आपने वक्त निकाला, हमारी दावत पे आप तशरीफ लाए। आज हमारे शो में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर जिया साहब भी मौजूद थे, शकील शेख साहब भी मौजूद थे। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ये इस हफ्ते की हमारी आखिरी कोशिश और काविश थी। हमें उम्मीद है कि इस हफ्ते के शोज़ आपको पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।